नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ, जहां हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू। प्रदेश भर में बनाए गए हैं करीब 7,884 मतदान केंद्र। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। कुल 412 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश का चुनाव है और इस दौरान शुरू हो चुका है मतदान और 68 विधानसभा सीटों पर यह मतदान हो रहा है। विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को सामने आएंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण ये पूरा चुनावी रण है। एक ही चरण में मतदान हो रहा है, यानी कि 12 नवंबर को, यानी कि आज। और 68 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है और इसकी तैयारियां जो है सभी पार्टियों की तरफ से की गई थी और स्टार प्रचारकों के रूप में तमाम दिग्गज भी पहुंचे थे। अब ऐसे में आज का दिन बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा ये देखना, क्योंकि 412 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी और 8 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो बताएंगे कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि परंपरा टूटेगी, और वो परंपरा टूटी या नहीं ये साफ हो जाएगा। क्योंकि हिमाचल प्रदेश का इतिहास रहा है कि कोई भी सरकार, सत्ताधारी पार्टी रिपीट नहीं करती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में वापसी आई है, बीजेपी वापस आई है, उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में भी आएगी। तो वहीं इसी संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, जहां हिमाचल प्रदेश में हो रहे वोटिंग को लेकर खासतौर से ये ट्वीट है, जहां हिमाचल प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान का दिन है। देवभूमि के समस्त मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ भाग लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। इस अवसर पर पहली बार वोट देने वाले राज्य के सभी युवाओं को मेरी विशेष शुभकामनाएं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। हिमाचल प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान का दिन। देवभूमि के समस्त मतदाताओं से मेरा निवेदन कि लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ भाग लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। इस अवसर पर पहली बार वोट देने वाले राज्य के सभी युवाओं को मेरी विशेष शुभकामनाएं। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने भी वोटिंग को लेकर ट्वीट किया है और उनकी तरफ से लिखा गया है कि एक मजबूत और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार ही हिमाचल प्रदेश को विकास में अग्रणी रख देवभूमि की जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है। हिमाचल के सभी मतदाता, विशेष करके माताओं, बहनों व युवाओं से अपील करता हूं कि प्रदेश के सुनहरे कल के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर एक सशक्त सरकार चुने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है। और चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, देखिए हिमाचल का ये दिलचस्प रण, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये आश्वासन दिया गया था कि परंपरा टूटेगी हिमाचल प्रदेश की और दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये परंपरा टूटेगी या नहीं 8 दिसंबर को क्लियर हो जाएगा, लेकिन आज मतदान का दिन कितना महत्वपूर्ण? बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में आज वोटिंग हो रही है और 68 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतदाता जो है उनमें काफी उत्साह है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है और आज की अगर हम बात करें तो करीब 412 उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश के का जो चुनाव है आज हो रहा है और सबसे खास बात है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या हिमाचल के जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, सभी लोगों ने ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि वो घर से निकले और अपना मतदान करे, क्योंकि अगर हम बात करें तो प्रदेश भर में करीब 7881 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और शाम 5 बजे तक ये वोटिंग होगी। और अगर हम हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात करें तो चाहे मंडी की बात करें, धर्मपुर की बात करें, विधानसभा क्षेत्र की बात करें, भरौली की बात करें, तो वहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, जिसमें पुरुष हैं, महिलाएं हैं। मतदान शुरू हो चुका है, कतारें लगी हुई है और हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं हिमाचल की जनता ने सहयोग किया है और मैं धन्यवाद देता हूं और
मतदान करने के लिए आग्रह करता हूं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया, साफ तौर पे लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ भाग लेने की बात उन्होंने कही है। तो निश्चित तौर पे आज वोटिंग चल रही है और ये वोटिंग शुरू हो चुकी है और कई बातें, कई वादे, कई पार्टियों की ओर से किए गए हैं। चाहे हम बीजेपी की बात करें, हिमाचल आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, अलग अलग बातें कही गई हैं घोषणा पत्रों में। तो देखना होगा कि हिमाचल प्रदेश में किसके घोषणा पत्र में किसके दावे में कहीं ना कहीं दम है और किस पर हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो किनके दावों पर मुहर लगाती है। तो आज वोटिंग हो रही है और चाहे हम बीजेपी की बात करें, संकल्प पत्र की बात करें, तो कई बातें बीजेपी ने भी कहा है कि साल में 3 मुफ्त सिलेंडर देंगे, 5 नए मेडिकल कॉलेज बनाने की बात बीजेपी ने कहा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज जो वोटिंग हो रही है, ईवीएम कई जगहों पे स्टैंड बाई पर रखी गई है कि कहीं ईवीएम अगर खराब होती है तो उसे बदला जा सके। इसके अलावा चुनाव में किसी तरीके से गड़बड़ी अगर होती है तो टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। ये नंबर 24 घंटे तक काम करेगा। इसके अलावा जिलों के लिए एक अन्य टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 1950। और सबसे खास बात है कि जगह जगह पे जो सुरक्षा बल है वो तैनात किए गए हैं। तो आज अगर हम बात करें तो करीब 378 अति संवेदनशील बूथ हैं और 902 जो संवेदनशील मतदान केंद्र है वहां पे आज चुनाव हो रहे हैं। और इन मतदान केंद्रों की बात करें, वहां पे कड़े सुरक्षा के जो प्रबंध हैं वो किए गए हैं। साथ ही चुनाव पर्यवेक्षकों की बात करें, जिला चुनाव अधिकारियों की बात करें और पुलिस अधीक्षकों की जो पैनी नजर है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है। हर सभी बूथों पे मतदान कर्मियों के लिए बैठने की अलग से व्यवस्था भी की गई है और पूरी तरीके से हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगह पे चुनाव हो रहे हैं। मतदान करने के लिए तमाम जो दस्तावेज होते हैं, जो आईडी कार्ड होते हैं, उसमें कई कार्डों को मान्यता दी गई है। चाहे आधार कार्ड की बात करें, मनरेगा जॉब कार्ड से भी वोटिंग वहां पे हो सकती है। निश्चित तौर पे आज चुनाव हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। बिल्कुल। और देखिए, इससे पहले पीयूष किस तरीके से जबरदस्त तैयारी सभी पार्टियों की तरफ से दी गई है, तमाम अहम मुद्दों के साथ पार्टियां मैदान में उतरी हैं। 8 दिसंबर का इंतजार रहेगा, देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प रहेगा कि हिमाचल के रण में कौन विजय होता है। बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं टॉप एजेंडा से जुड़ी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जो कि कानपुर से है। कानपुर की आर्यनगर विधानसभा सीट से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को एमपी एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को 1 साल की कैद की सजा सुनाई है। उन पर 8,600 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने यह फैसला 11 साल पहले वाणिज्य कर विभाग सचल दल के तत्कालीन असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में सुनाया है। कोर्ट ने उन्हें अपील करने के लिए मोहलत भी दी है। 2 साल से कम की सजा होने की वजह से अमिताभ की विधानसभा सदस्यता पर कोई संकट नहीं है। 1 साल की सजा होने से विधायक को हाईकोर्ट में अपील करने की राहत मिली है। सुनवाई के दौरान विधायक अमिताभ वाजपेयी के सैकड़ों समर्थक भी परिसर में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हम फैसले के खिलाफ सक्षम कोर्ट में अपील करेंगे। न्यायालय का निर्णय है, न्यायालय के निर्णय का सम्मान तो करना ही पड़ेगा। उस पर टिप्पणी नहीं करी जा सकती, लेकिन आज जो सजा हमको हुई है ये व्यापारी के सम्मान से जुड़ा मामला था, जिसमें हमको संघर्ष करना पड़ा था और उसमें सजा हुई है। तो हम ये भरोसा दिलाते हैं कि व्यापारियों के सम्मान में आगे भी हम लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे, चाहे सजा कितनी भी हो जाए। कितने साल की सजा हुई है? 1 साल की सजा है और 8600 जुर्माना। श्रीमान अमिताभ वाजपेयी के मामले का जजमेंट था। न्यायालय ने अपना जजमेंट सुनाते हुए धारा 147, 186, 353, 426 और 506 आईपीसी में उनको दोषी सिद्ध करते हुए सजा और जुर्माना किया है। धारा 148, 332, 504 आईपीसी और 3110 SC/ST एक्ट में उनको दोष मुक्त कर दिया है। जिन धाराओं में
दोषी सिद्ध किया है उसमें 147 आईपीसी में 1 वर्ष का साधारण कारावास और 1000 रुपये जुर्माना, 186 आईपीसी में 300 रुपये जुर्माना, 353 आईपीसी में 1 वर्ष का साधारण कारावास और 5000 रुपये जुर्माना, 426 आईपीसी में 300 रुपये जुर्माना, 506 आईपीसी में 6 माह का साधारण कारावास और 2000 रुपये जुर्माना लगाया है। वाराणसी से अब खबर, जहां वाराणसी की एक गायिका से दुष्कर्म, रिश्तेदार की संपत्ति हड़पने समेत कई मामलों में आरोपी भदोही की ज्ञानपुर सीट से पूर्व विधायक विजय मिश्र को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विंध्याचल के तीर्थ पुरोहित से रंगदारी मामले में शुक्रवार को सीजेएम आनंद उपाध्याय ने विजय मिश्रा को दोषमुक्त कर दिया है। इस दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच आगरा जेल में निरुद्ध विजय मिश्र को मिर्जापुर कोर्ट में पेश किया गया है। पंडा हैं अश्विनी मिश्रा, उन्हीं से रंगदारी मामले में आज इनके दोषमुक्त किया गया है। माननीय न्यायालय ने फैसला दिया और दोषमुक्त किया है उनको। अच्छा, क्या आधार बनाया था अभी? क्या आधार? उनको प्रोसिक्यूशन केस को नहीं माना और साक्ष्य इनके खिलाफ उपलब्ध नहीं थे। दिखाया गया था कि 2 आदमी आए और इनके नाम से पैसा मांग रहे थे, तो जब इनकी कोई आइडेंटिटी फिक्स नहीं हुई तो दोषमुक्त इस आधार पर किया कि इनके खिलाफ कोई साक्ष्य माननीय न्यायालय को नहीं मिला। अच्छा, इनको जेल फिर भेज दिया गया? इनको वापस अब आगरा जेल में भेज दिया गया, जहाँ पे निरुद्ध है। आगरा जेल से आज सुबह ये खाली फैसला के लिए आए थे, वापस ये आगरा जेल में चले। अन्य मामले जिसमें निरुद्ध हैं उसी में गए। तो पूर्व विधायक विजय मिश्र को बड़ी राहत मिली है। पुरोहित से रंगदारी मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त किया है। पूर्व विधायक विजय मिश्र को बड़ी राहत कोर्ट की तरफ से मिली है, जहां बड़े मामले उन पर दर्ज थे। फिलहाल रंगदारी मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त करार किया है। उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष सोनम चिश्ती ने कहा है कि देश में सांसद और विधायकों को मिलने वाली पेंशन बंद होनी चाहिए। कमिश्नरी स्थित सर्किट हाउस में शनिवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने सवाल उठाया है कि जब देश में आईएएस और आईपीएस को पेंशन नहीं दी जा रही है तो सांसद विधायकों को क्यों पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि यह उनकी निजी राय है। पेंशन बंद हो जाने से सरकार के राजकोष को फायदा होगा। इस धन से देश भर में अच्छे काम होंगे, बच्चों की शिक्षा बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन ट्रेनों, बसों और अन्य जगहों पर नकली किन्नर बनकर अवैध रूप से वसूली करने वालों को पकड़े और जिला बदर करने की कार्रवाई करे। उत्तर प्रदेश तो देखिए, विधायकों सांसदों को भी बंद होनी चाहिए पेंशन, ये सवाल उठाया है और कहा गया है कि जब तो नेताओं, सांसद, विधायकों का भी पेंशन बंद होना चाहिए। मेरी तो ये बिल्कुल मांग है। जब हमारे जनता, भारत के जनता, जब जो नौकरी से आज पुलिस हमारी नौकरी कर रही है, हमारी रक्षा कर रही है, आज हमारी शहर सुरक्षा है किनके बदौलत? हमारी पुलिस की बदौलत। आज हमारा शासन कौन चला रहे? हमारे आईएएस, हमारे मजिस्ट्रेट, हमारे एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल। तो ये चीजें खत्म हुई है। हमारी सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो, हमारी चिंतित है, हम लोग चिंतित। और अब खबर संभल से, जहां सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का फिर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस को हर मस्जिद में मंदिर दिखता है, मस्जिदों को मंदिर नहीं बनाया जा सकता। ये शफीकुर रहमान बर्क का बयान आया है। लगातार विवादित बयान के लिए वो जाने जाते हैं। और देखिए, एक और बयान उन्होंने दिया है कि बीजेपी आरएसएस को हर मस्जिद में मंदिर दिखता है। मस्जिद को मंदिर बनाने का इनका ख्याल गलत है। मुसलमान मस्जिदों को मंदिर नहीं बनने देंगे। शफीकुर रहमान बर्क की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां मुसलमान किसी भी कीमत पर मस्जिदों को मंदिर नहीं बनने देंगे। बीजेपी और आरएसएस को हर मस्जिद में मंदिर नजर आता है, जो कि गलत है। और उन्होंने कहा है कि मुसलमान जो हैं वो ये मंशा पूरी नहीं होने देंगे और मस्जिदों को मंदिर नहीं बनने देंगे।
तो देखिए, लगातार शफीकुर रहमान अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और इसी बीच उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बयान दिया है, जहां उनकी तरफ से कहा गया है कि बीजेपी और आरएसएस को हर जगह, हर मस्जिद में मंदिर नजर आता है। अपडेट ले लेते हैं, मुजम्मिल दानिश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मुजम्मिल, देखिए, लगातार शफीकुर रहमान बर्क अपने बयानों के लिए किस तरीके से प्रचलित रहते हैं, किसी से छुपा नहीं है, और अब उन्होंने ये बयान दिया है कि हर मस्जिद में बीजेपी और आरएसएस को मंदिर दिखता है। मैं आपको बता दूं कि लगातार जो बयानबाजी के चलते हुए डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क यहाँ पर चल रहे हैं, चर्चा में रहते हैं। आज फिर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो सीधी तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुसलमान इतना मुर्दार नहीं है जो मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाने देगा। तो इस तरह की जो बयान है वो एक जो दिए गए हैं। और अब फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि पॉलिसी जो बुनियादी है वो हर तरफ से एक आरएसएस हो या भाजपा हो, ये मुसलमानों के लिए अलग अपनी सोच रखती है, लेकिन उस सोच के तहत हम लोग काम नहीं करने देंगे। लेकिन अब इस बयान के देख अब क्या राजनीतिक रंग आगे बढ़ता है, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और मदरसों को लेते हुए उन्होंने सर्वे को घेरा है। बिल्कुल, और देखिए किस संदर्भ में, क्योंकि लगातार कई मामले कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है, इस पर भी वो अपनी प्रतिक्रिया रखते रहते हैं। उनके इस बयान पर किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन अलग पार्टी की तरफ से आया है? अभी किस तरह का कोई बयान नहीं है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से आरएसएस और भाजपा को घेरते हुए और मस्जिद और मंदिर के बीच में लिया है, तो कहीं ना कहीं अब राजनीतिक जो गलियारियों में इसकी चर्चाएं चलना जरूरी है। और संभव है, लगता है बयानबाजी फिर शुरू हो जाएगी। जिस तरह से लगातार डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के जो बयान आते हैं उसके बाद पलटवार जरूर होती है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इसी बीच आपको सुनवाते हैं कि आखिर शफीकुर रहमान बर्क ने क्या बयान दिया है बीजेपी और आरएसएस को लेकर। की आरएसएस की पॉलिसी तो बुनियादी है, वो हर मस्जिद को बहरहाल उसमें उन्हें मंदिर नजर आ रहा, दिखाई दे रहा उन्हें। ये उनका है कि उन्होंने पॉलिसी बना ली है कि ये लफ्ज़ कहो तो कुछ ना कुछ हमें मिल ही जाएगा। इसमें यानी दावेदारी करने के लिए हमें कोई ना कोई बात मिलेगी। तो ये बातों की बुनियाद पर मस्जिद कोई भी मंदिर नहीं बन सकती, और ये इनका खाली गलत है कि मुसलमान इतना मुर्दा नहीं है। और अब खबर गाजियाबाद से, जहां साहिबाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश नमन और विवेक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हुए। 9 नवंबर को 2.5 लाख की चोरी को अंजाम दिया था, जिसके बाद ये मुठभेड़ हुई। लगातार इन आरोपियों की तलाश में थी पुलिस, और देखिए मुठभेड़ के दौरान पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां ये 2 बदमाश जिनके पैर में गोली लगी वो घायल हुए और पुलिस के हत्थे चढ़े। 9 नवंबर को बताया जा रहा है कि इन दोनों ने करीब 2.5 लाख की चोरी को अंजाम दिया था, जिसके बाद से ही लगातार दबिश जारी थी इन 2 बदमाशों के लिए। और इस दौरान पुलिस से मुठभेड़ हुई, और मुठभेड़ के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने इन दोनों के साथ मुठभेड़ में इन दोनों को घायल किया है, और अब ये दोनों ही गिरफ्तार हैं। साहिबाबाद थाना क्षेत्र में हिंडन अंडरपास पे आज पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं, जिनका नाम है नमन कपूर और विवेक बंसल। इन लोगों ने अभी 9/11/2022 को ही थाना क्षेत्र साहिबाबाद में 2.5 लाख रुपए शीशा तोड़ करके चोरी किए थे। उस मुकदमे में वांटेड थे, तथा इन पे दिल्ली से एक अपराधी पे 5 मुकदमा और दूसरे अपराधी पे 4 मुकदमे दर्ज हैं। उन्नाव से अब खबर, जहां उन्नाव में बिहार थाना क्षेत्र में रंजिश के चलते गांव के कुछ दबंगों ने प्रधान समेत परिवार के लोगों को घर में घुसकर लाठी डंडों से पीटा है। विरोध करने पर धारदार हथियार से सिर पर वार किया, जिससे प्रधान समेत आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं घायल अवस्था में सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। हद तो तब हो गई जब पीड़ित पक्ष का बिहार थाने में बैठे
रिश्वतखोर पुलिसकर्मियों ने मुकदमा तक लिखने से इनकार कर दिया। बिना मुकदमा और जांच पड़ताल के न्याय सुना दिया। थाने में पीड़ित को ही फटकार लगाते हुए मुकदमा नहीं लिखा। बताया जा रहा है कि सत्ता के दबाव और दबंगई के चलते पुलिस कार्रवाई करने में लापरवाही बरत रही है। पिछले एक हफ्ते से लगातार रास्ते में आते जाते समय जबरन रोककर मारपीट करने का प्रयास कर रहे थे। इसकी लिखित तहरीर बिहार थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता में ना लेकर टालमटोल कर वापस कर दिया। शुक्रवार को दबंग अपने कई साथियों के साथ प्रधान के घर पर पहुंचे। घर में मौजूद ग्राम प्रधान समेत अन्य को लाठी डंडों से जमकर पीटा गया है। राजनीति पार्टी की मुझे जांच संभालने की एक बार किया, उसके बाद फिर दोबारा ये घर में आकर के और फिर प्रमोद पाड़े रहे, विदेश पाड़े रहे, कुल्हड़ी और डंडा से पूरा प्रमोद पाड़े, धीरू पांडे, हृदय पाड़े, ये लोग। लखनऊ से अब खबर, जहां आतिशबाजी की चपेट में आई कार में आग लगी है। कार में भीषण आग लगी, जहां धू कर मारुति कार जली है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। ताल कटोरा थाना क्षेत्र के जेके मैरिज हॉल की ये पूरी घटना बताई जा रही है। देखिए, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है बड़ी मुश्किल से, जहां ताल कटोरा थाना क्षेत्र के जेके मैरिज हॉल की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां ये मारुति कार में आग लगी है। आतिशबाजी की चपेट में आई है ये कार और इस वजह से धू कर जलती ये कार का पूरा जो वीडियो है वो भी देखिए सामने आया है। आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भीषण आग लगी इस कार में। तो वही सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। ताल कटोरा थाना क्षेत्र के जेके मैरिज हॉल की ये पूरी घटना बताई जा रही है। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से आतिशबाजी की वजह से कार चपेट में आई है, कोई जनहानि तो नहीं हुई इस पूरे मामले पर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि बारात का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे में लगातार जो है राजधानी में अलग अलग जगहों पर बारातें आ रही हैं। उसी दौरान जो है आतिशबाजी की जाती है। आतिशबाजी के चपेट में आने से एक जो मारुति वैन थी वो धू कर जल गई। हालांकि किसी को कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। थाना ताल कटोरा क्षेत्र के जेके मैरिज हॉल की ये पूरी घटना है। जिस समय ये आग लगी उस समय जो है बारात निकल रही थी और लोग नाच गाना कर रहे थे, साथ ही साथ आतिशबाजी की जा रही थी। उसी आतिशबाजी से जो है आग लग गई। जो वैन थी उसमें, उसके साथ साथ जो पड़ोस में रखी हुई लकड़ी की थैलियां थी वो भी जल गई। कहीं ना कहीं कोई जानहानि तो नहीं हुई है, लेकिन जब ये आग लगी और आग ने विकराल रूप अपनाया तो बारातियों और आसपास निकल रहे जो राहगीर थे उसमें अफरा तफरी का माहौल जरूर देखने को मिला। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है। राहत की खबर है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। रुक करेंगे टॉप एजेंडा में अब महत्वपूर्ण अपडेट का, जहां आज तेलंगाना में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। 6,338 करोड़ से संयंत्र का किया गया है पुनर्निर्माण। 54.1 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री और इसी कड़ी में ताबड़तोड़ उनके दौरे हैं। दक्षिण को साधने के लिए देखिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात भी दे रहे हैं और साथ ही साथ जिक्र भी करते नजर आ रहे हैं कि 2024 में आखिर भारतीय जनता पार्टी पर कैसे विश्वास जताया जाए। जहां प्रधानमंत्री उर्वरक संयंत्र का आज उद्घाटन भी करेंगे। करीब 6,338 करोड़ से संयंत्र का पुनः निर्माण किया गया है। तो वहीं 54.1 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज तेलंगाना में रहेंगे और लगातार दक्षिण भारत को से अपील के लिए लगातार प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।